हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं डिस्कशन वीडियो फॉर 67th बीपीएससी प्रीलिम्स। और आज हम कुछ क्वेश्चंस पिक करके लाए हैं टेस्ट सीरीज से और उन्हें डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस की संख्या तो मात्र 20 ही रहने वाली है, बट यहाँ पर हम टाइम देकर चीजों को 360 डिग्री एनालाइज करेंगे। जहां पर भी जितना डिस्कशन हो सके, जितना हम वहां से सीख सकते हैं चीजों को, उतना ज्यादा हम यहाँ पर टाइम देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। और ये है विथ रेफरेंस टू द इवेंट्स ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसके आधार पर आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, जैसा कि बीपीएससी में रहता ही है कि एक से अधिक ऑप्शन जो है सही या गलत हो सकता है, इसके लिए ये ऑप्शन ई रहता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ऑफिशियल रीजन जो बताया गया, साइट किया गया फॉर पार्टीशन वाज टू मीट द डिमांड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी फॉर सेपरेट प्रोविंस। तो क्या ये बात सही है कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा एक अलग स्टेटहुड की मांग की गई थी, सेपरेट प्रोविंस मांगा गया था क्या? या आपने ऐसा पढ़ा है कि ऑफिशियल रीजन जो दिया गया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पर 78 मिलियन पॉपुलेशन है, और इतने बड़े पॉपुलेशन को एक साथ प्रशासनिक ढंग से चलाना आसान नहीं है, तो भाषाई आधार पर इसको बांट दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। वैसे भी अगर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ये डिमांड की गई होती तो फिर मुस्लिम्स क्यों प्रोटेस्ट करते आगे चल के, और क्यों राखी का आयोजन किया जाता है ना। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आगे हुई जब स्वदेशी आंदोलन छिड़ा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कि स्वदेशी मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो बंगाल का विभाजन होता है उसी के फल स्वरूप यहाँ पर हमें स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये जो पार्टीशन है इसको एनुल कर दिया गया था 1907 में, यानी कि विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1907 में। क्या ये ईयर सही है? 1907 वही साल है जब कांग्रेस में फूट होती है सूरत सेशन में। क्या ये इसी साल इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था कि चलिए ये जो हमने बाउंड्री ड्रॉ कर दिया था अब इसे मिटा देते हैं, अब फिर से ये एक प्रोविंस हो गया? इस तरीके की बात हुई थी क्या? और चौथा स्टेटमेंट है कि इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ कर्जन, क्या ये कर्जन के शासन काल में हुआ था? और ऑप्शन ई है कि इनमें से एक से अधिक स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरा स्टेटमेंट है यानी ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है कि ये कर्जन के रेन में ही हुआ था। बट यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है और तीसरा भी गलत है, क्योंकि जो विभाजन रद्द हुआ है ये 1911 में हुआ है, ना कि 1907 में। चलते हैं एक बार यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये जो है ना विभाजन को रद्द किया गया 1911 में, मेनली टू कर्ब द मीनेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब देखिए, ये टेररिज्म जो वर्ड यूज किया गया है, टेरर का मतलब होता है दहशत। तो ये अंग्रेज जो थे, जो यहाँ पर रेवोल्यूशनरी जो नेशनलिस्ट थे, उनकी जो एक्टिविटीज बढ़ रही थी, वो अंग्रेजों पर बार बार अटैक कर रहे थे, और इसको देखते हुए आगे चल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। और ये टेररिज्म वर्ड को सही ढंग से इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर कई बार मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं। और ये जो पार्टीशन है, यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत तरीके के लोगों में गुस्सा दिखता है, और समाज का हर तबका जो है करीब करीब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ऑल द सेक्शंस ऑफ कांग्रेस यानी कि मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों विरोधी थे इस विभाजन के। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स जो है और डेमोन्स्ट्रेशंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, और नोबल मेथड जो था मास प्रोटेस्ट, उसको डेवलप किया गया। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक बात देख लीजिए, इसको कई बार वंदे मातरम आंदोलन या वंदे मातरम मूवमेंट भी कहते हैं, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब नेशनलिज्म बढ़ने के कुछ कॉज थे, कुछ वजहें थी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट वजह है रिकॉग्नाइजिंग द ट्रू इंटेंशंस ऑफ ब्रिटिशर्स, कि यहाँ पर फूट डालो और राजनीति करो वाला जो इंटेंशन था, जो उनकी नियति थी अंग्रेजों की,
वो साफ साफ यहाँ पर समझ आने लगी थी लोगों को। दूसरा है कि लोगों को कॉन्फिडेंस जग गया था और यहाँ पर हम देख रहे थे कि लोगों को अब लगा कि अब हम थोड़ा स्ट्रगल करेंगे तो हम इन ब्रिटिशर से आजादी पा सकते हैं। दूसरी और तीसरी ये बात हो गई कि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ी थी। लोग अब विदेशों में जा रहे थे, वहां के समाचार पत्र पत्रिका पढ़ रहे थे और पता चल रहा था कि एजुकेशन से कि यहाँ पर किस तरीके से हमें बंधक बना के रखा गया है, हमारे ऊपर गलत ढंग से शासन किया जा रहा है और जितनी बेरोजगारी गरीबी बढ़ती जा रही थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, ये सब कुछ अब दिखने लगा था। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो कि अवेयरनेस के बाद ही नजर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो रहे थे, या वो आयरलैंड में हो, जापान में हो, इजिप्ट में हो, टर्की में हो, पर्सिया में हो, ये सारे इंडिया के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि हम किसी से कम नहीं हैं और हमें भी नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन को चला ही देना चाहिए। और यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पॉलिसीज थी कर्जन की, ये अपने आप में कम नहीं थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेकर आ रहा था जैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट किसके समय काल में आया है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम देखते हैं कि जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया या फिर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल लाया गया, ये लोगों को जो है ना एक बार मोबिलाइज करता है कि ये इनकी नियति क्या है, ये किस तरीके से भारतीय को देख रहे हैं। और देखिए स्वदेशी आंदोलन गांधी एरा के पहले का इस तरीके का पहला इतना बड़ा मास मोबिलाइजेशन था। अगर हम 1857 की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रिवोल्ट था, ये हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी विदेशी वस्तु थे उनका बहिष्कार किया गया। मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल जो यूनाइटेड किंगडम में जगह है, वहां की सॉल्ट, ये दोनों याद रखिएगा। कई बार लिवरपूल सॉल्ट पूछ लिया जाता है या ये क्यों जाना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उसी समय एक पोएट्री जो है वो कंपोज की गई थी और वो है अमार सोनार बांग्ला। तो ये आप बता सकते हैं क्या कि ये जो पोएम है किसी देश का नेशनल एंथम है? इफ सो किस देश का? और यहाँ पर लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे थे और पार्टीशन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था ये तो बंगाल में सबसे अधिक था। लेकिन अगर बंगाल के बाहर अगर हम बोले कि महाराष्ट्र मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में या पुणे के क्षेत्र में कौन लीड कर रहे थे इस तरीके के स्वदेशी आंदोलन को, तो वो है बाल गंगाधर तिलक। और ये सब कुछ जान लेना जरूरी है। इसी तरीके से पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी तरीके से अगर वन लाइनर में ही पूछ लिया जाता है तो इतना आइडिया तो आपको रहना चाहिए। ओके, और यहाँ पर कांग्रेस का जो रिएक्शन था मिक्स्ड रिएक्शन था, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अब वो चाह रहे थे कि प्रेयर प्रोटेस्ट पिटीशन से हम आगे बढ़ें और लीडरशिप चाह रहे थे जिसको लेकर आगे चल के सूरत का स्प्लिट भी होता है। और यहाँ पर रेडिकल नेशनलिज्म जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। लाल बाल पाल जो है ये आगे चल के फेस बनते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। और यहाँ पर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन रहा, महिलाओं का पार्टीशन रहा, मुस्लिम पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन रहा। तो ये सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर इसके जो इम्पैक्ट्स हुए कि हमने ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिकली परेशान किया, इंपोर्ट्स में देखते हैं कि कमी आती है, यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म में ग्रोथ नजर आता है और इसी के फलस्वरूप मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं 1909 के। ये भी पूछा जा सकता है, तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो इतना डिस्कशन काफी है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दीपावली डिक्लेरेशन के बारे में। दीपावली घोषणा जिसको कहते हैं कि ये किस संदर्भ में यूज किया जाता है। यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके आधार पर आपको सही जवाब बताना है। ओके, पहला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रेजुलेशन टू अडॉप्ट सोशलिज्म एज वन ऑफ इट्स गोल, क्या ये बात सही है? दूसरा कि लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तीसरा है स्वराज पार्टी की स्थापना बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। चौथा पॉइंट है ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और पांचवा ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए सही जवाब? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नियत समय में भारत को डोमिनियन स्टेटस जो है, डोमिनियन का दर्जा
प्राप्त करना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, और जो सजेशंस थे जॉन साइमन के, यानी जो साइमन कमीशन बनी हुई थी और उसका बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था, ये सब कुछ आप जानते हैं। उसी के बाद ये एक्सेप्ट होता है बाय ब्रिटिश कैबिनेट एट द टाइम, और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे टाइम फ्रेम का आइडिया लग रहा होता है। और इरविन यहाँ पर गवर्नर है, गवर्नर जनरल है इंडिया के, और ये एक फेमस डिक्लेरेशन करते हैं जिसको कि दीपावली डिक्लेरेशन कहते हैं, अक्टूबर 31 1929 में, 1929 में, जिसके हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश पॉलिसी का कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, और एक गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी लंदन में होना चाहिए आफ्टर साइमन कमीशन हैड रिपोर्टेड। तो ये पूरी इसकी मतलब कि क्रोनोलॉजी हो गई। अब आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए अरेंज करने के लिए कि सबसे पहले इसमें से कौन सी एक्टिविटी हुई थी, एनसीएम, सीडीएम, दिवाली डिक्लेरेशन, और यहां पर एक ऑप्शन दे दिया जाए साइमन का अराइवल इंडिया में, तो क्या अब आप इजिली अरेंज नहीं कर पाएंगे? टाइम का आइडिया आपको लग गया क्या बात हुई थी। और दीपावली डिक्लेरेशन से इत्तेफाक रखने वाले गवर्नर जनरल का नाम पूछ लिया जाए तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, इरविन। ये वही इरविन है जिनके साथ गांधी जी की पैक्ट हुई थी, जो कि पॉपुलरली गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानी जाती है, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करती है। हालांकि उसके कुछ कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स निकल के सामने नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग सवाल है जियोग्राफी से, आपको यहाँ पे करेक्ट मैच ढूंढना है। क्या डंकन पास मिडिल और लिटिल अंडमान के बीच में है? क्या कोकोस चैनल लिटिल और ग्रेट निकोबार के बीच में है? संत जॉर्ज चैनल जो है क्या ये नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में है? और 10 डिग्री चैनल क्या अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स के बीच में है या इनको अलग करता है? और ऑप्शन ई, इनमें से कोई सही नहीं है या एक से अधिक सही है। क्या होगा सही जवाब? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 डिग्री चैनल वाला जो स्टेटमेंट है वही केवल सही है। इसके अलावे जो दिए गए हैं वो तीनों के तीनों गलत हैं। कैसे? जो ये डंकन पास है इंडियन ओशन में है, और ये सेपरेट करता है रूटलैंड आइलैंड को लिटिल अंडमान आइलैंड से। अभी मैप पर देखेंगे। इसी तरीके से कोकोस चैनल जो है ये अंडमान निकोबार रीज को अलग करता है एशियन कंटिनेंटल शेल्फ से, यानी जो म्यांमार का मेन हिस्सा है जो हमें नजर आता है। और संत जॉर्ज चैनल जो है ये तो हमें यूरोप में नजर आता है, ये आयरिश सी और इसके नॉर्थ में है, और इसके साउथ में सेल्टिक सी है। देखेंगे एक बार किस जगह पर है। ओके, चलते हैं मैप के सेक्शन पे। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये रहा डंकन पास दिख रहा है। इसी तरीके से ये 10 डिग्री चैनल, इसके नॉर्थ में आप देख रहे हैं कि अंडमान आइलैंड्स है और साउथ में निकोबार आइलैंड्स है। यहां पर ये देख लीजिए कोकोस चैनल को, इसके ऊपर म्यांमार का कोको आइलैंड है, और ये पूरा का पूरा यहां देखते हैं कि एशियन कंटिनेंटल शेल्फ है, और इसके नीचे यहाँ पे अंडमान का रीज है। और आप देखिए ये आप समझ रहे हैं कि ये ब्रिटेन वाला हिस्सा है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आयरिश सी लिखा हुआ है, ये आयरलैंड है, और ये आयरिश सी हो गया। ये नॉर्थ चैनल आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे जॉर्ज चैनल, और यहाँ पे सेल्टिक सी लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप। ओके, देखिए ये लिवरपूल वही जगह है जिसकी हम बात कर रहे थे, लिवरपूल सॉल्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भारत के 4 राज्यों के कैपिटल यानी कि राजधानी दी गई है। अब आपको इन्हें अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, यानी सबसे नीचे कौन पड़ेगा, फिर उसके नॉर्थ में, फिर उसके नॉर्थ में, और सबसे नॉर्थ में कौन है। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल, कोलकाता वेस्ट बंगाल, रांची झारखंड से, और भुवनेश्वर ओडिशा। और इस तरीके से ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन ही है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। चलिए एक बार इस मैप को देखिए। यहाँ पर आपको भुवनेश्वर नजर आ रहा है, ये कोलकाता, ये रांची, और यहाँ पे रायपुर। अब करना क्या है कि आप यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचने का कोशिश कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि सबसे साउथ में यहाँ पर हमें नजर आता है भुवनेश्वर, उसके बाद रायपुर है, फिर कलकत्ता, और सबसे नॉर्थ में रांची। यानी करेक्ट आंसर वही होगा जिसमें सबसे आखिरी में 3 होना चाहिए, या तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। और हमने देखा कि सबसे साउथ में भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर 4 पर है, तो सही जवाब हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भुवनेश्वर, रायपुर,
कलकत्ता और रांची। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो अपेक्स कोर्ट है इंडिया की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थ्योरी प्रपोज की गई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको बताना है कि ये जो संविधान के मूल ढांचा की बात की गई और उसके बाद से हमारा जो संविधान है कहीं ना कहीं इंपावर्ड हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर का यही मतलब है कि पार्लियामेंट जो है कुछ भी नहीं चेंज कर सकता है। एक मूल ढांचा का कंसेप्ट देकर आया गया कि इन चीजों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है इसको आप नहीं बदल सकते हैं। जो हमारा देश है, जो हम देखते हैं कि यहाँ सुपरमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इस चीज को आप नहीं हटा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ है तो है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जुडिशियरी को किसी का सबऑर्डिनेट बना दें। इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये हमारा मूल स्ट्रक्चर का मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर उसका पार्ट है। लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई लेंथ ब्रीथ नहीं बताया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 6 चीजों को बता दिया गया कि यही बेसिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं। विथ टाइम अलग अलग इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जुडिशियरी बताती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नहीं। केशवानंद भारती केस सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां पर ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये लैंडमार्क जजमेंट था और यहां पर ये जो केस था, इस केस के द्वारा आर्टिकल 26 को चैलेंज किया गया था। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल को चैलेंज किया गया था, और ये आर्टिकल 26 को चैलेंज किया गया था, कंसर्निंग द राइट टू मैनेज रिलीजियस ओन प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ओके, तो यहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात निकल के आई थी, लेकिन कहीं पर भी यहां पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि डिफाइन नहीं किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ओके, कुछ कुछ लिस्टिंग है जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जैसे है गया फेडरल स्ट्रक्चर, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन। एक बार इस पूरे लिस्ट को आप जरूर देख ले, ऐसे थोड़ा सा बेहतर आइडिया लगता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं और यहां पर कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज, यानी संविधान मान्यता देता है किस तरीके के अल्पसंख्यक को? केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज को, यानी कि केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, या केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों तरीके के माइनॉरिटीज को, या फिर रिलीजियस लिंग्विस्टिक के साथ साथ इथनिक यानी कि जातीय जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भी, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या होना चाहिए सही जवाब? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। आपको आर्टिकल 29 तो याद आ ही रहा होगा। क्या बात कही गई है कि कोई भी जो सेक्शन है सिटीजन का, जो कि रिसाइड कर रहा है हमारे देश के किसी भी हिस्से में, अगर उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो वो देखिए उनको कंजर्व करने का पूरा हक है। यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को साथ ही साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को यहां पर एक प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 क्या कहता है? कहता है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, जिस भी तरीके के माइनॉरिटीज हैं, उनको हक है, राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने चॉइस के। और आर्टिकल 30 जो है ये केवल माइनॉरिटीज की बात करता है, यानी कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकल 29 जो है वो सबके लिए है कि हर एक व्यक्ति को अपना जो है ना कल्चर को, लैंग्वेज को कंजर्व करने का हक है, भले ही वो माइनॉरिटी हो या ना हो। बट आर्टिकल 30 ऐसा नहीं है, ओनली वो माइनॉरिटीज की ही बात करता है। इस बात को भी आपको समझना है। अब एक और आर्टिकल अभी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 350 बी, आर्टिकल 350 बी, ये भी यहीं पर डिस्कस हो जाना चाहिए। और यहां पर बात की गई है खास तौर पर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे संविधान में दो अलग अलग जगहों पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की गई है, एक आर्टिकल 29-30 में और एक आर्टिकल 350 बी में। और यहाँ बी लगा हुआ है, यानी आप समझ रहे हैं कि ये अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। तो ये जो स्पेशल माइनॉरिटी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे, उनका क्या काम होगा? नाम से ही पता चल रहा है
कि वो सेफ गार्ड कर सकें, सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जा सके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को संविधान के अंतर्गत। और ये जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं फॉर माइनॉरिटीज या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू इक्वालिटी है वो ग्रांट की गई है 5 आर्टिकल्स में। वो कौन कौन से आर्टिकल है? 16 से लेके 20 तक, या 15 से लेके 19 तक, या 14 से लेके 18 तक, या 13 से लेके 17 तक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 से लेके 18 तक। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारे प्रीएम्बल में भी डिस्कस किया गया है, जहां पर हमने नेचुरल, सोशल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लीगल इस तरीके के राइट्स की बात कर रखी है। अब थोड़ा सा हम अगर 14 से 18 के बीच आर्टिकल्स को देखना चाहें तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा किसी और ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, जैसे प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पर, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है सिटीजन्स को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 16 में क्या बात की गई है कि यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के लिए है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए। और आर्टिकल 18 है किसी भी तरीके के टाइटल्स के लिए एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। ओके, तो ये इक्वालिटी इस तरीके से हमारे देश में लाने का प्रयास किया गया है हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 कि वस्तु बाजार में एक संरचना होती है, यानी कि कमोडिटी मार्केट में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर एक ही सेलर हो किसी कमोडिटी का तो कमोडिटीज के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। जैसे कि इंडियन रेलवे है, अब तो प्राइवेटाइज हो गया, लेकिन इसके पहले क्या है कि इंडियन रेलवे का कोई ऑप्शन नहीं था, भारतीय सरकार के द्वारा वो रेलवे चलाई जा रही है। तो ये किस तरीके की व्यवस्था हुई जिसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक एनर्जी ड्रिंक नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे ब्रांड का खरीद के पी लें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको रेलवे से ट्रेवल करना है तो भारतीय रेल ही आपके पास ऑप्शन है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर सब सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये किस तरीके का सिस्टम कहलाता है? ये कहलाता है एकाधिकार, मोनोपोली। ओके, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। अब कमोडिटी मार्केट में मोनोपोली का स्ट्रक्चर होता है और ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ओलिगो, यानी कि बहुत कम ही लोग इस तरीके के प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं। एक है एकाधिकार बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर क्या है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एंट्री और एग्जिट बहुत आसान है, किसी भी तरीके का रोक नहीं है। अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आज अप्रूवल लेकर आइए, आज बिजनेस सेटअप कीजिए, नहीं मन लगा उसमें आप उस बिजनेस को छोड़ भी सकते हैं। तो ये हो गया कि वो परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पर किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है, यहाँ पर कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है और ये जो होता है इंडस्ट्री को रोका जाता है कि दूसरा कोई इसमें प्लेयर एंट्री नहीं ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर कंपटीशन तो कहेंगे कि नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है किसके द्वारा ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। बीपीएससी में पहले भी ये सवाल ऐसा पूछा गया है हिंदू ग्रोथ रेट पर कि किस चीज से रिलेटेड है, इस तरीके का। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में, आप वीडियो को पॉज करके नामों को पढ़िए। अमर्त्य सेन, राजकृष्ण, वीके आरवी राव, कौशिक बासु, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजकृष्ण। ओके, हिंदू ग्रोथ रेट का जो थ्योरी है इन्हीं के द्वारा दिया गया था और ये किस रेफरेंस में यूज किया गया था कंसेप्ट? तो लो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ जो है प्लान्ड इकोनॉमी का इंडिया में था लिबरलाइजेशन के पहले, यानी सन 1991 के पहले, जो कि स्टैग्नेंट था अराउंड 3.5%।
1950 से लेकर 1980s के बीच में। तो इसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया था हिंदू ग्रोथ रेट। ओके, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर राज कृष्णा ने इस तरीके की अपनी थ्योरी दी थी, नाम रखा गया था हिंदू ग्रोथ रेट। ओके, और ये 1978 में ये थ्योरी दी गई थी स्लो ग्रोथ के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में। ये सारी बात हो गई, लेकिन इसके काफी काउंटर व्यू है। कुछ लोगों ने रिलीजन के नाम को लेकर भी सवाल उठाया कि ये हिंदू वर्ड आप यूज कर रहे हो, जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया वो तो काफी सेकुलर विचारधारा के लोग थे, एंड सो ऑन। तो इन चीजों में नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है, बस ये बात के लिए कि हाँ एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और किस तरीके का डिस्कोर्स होता है इससे रिलेटेड ये भी आइडिया रहे तो थोड़ा अच्छा होता है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार बीपीएससी में कि इंडिया में कलर टीवी का ट्रांसमिशन कब स्टार्ट किया गया था, 1975, 1985, 1980 या 1982। तो ये सब काफी हिस्टोरिक मूवमेंट्स हैं और ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1982, 1982। ठीक है, और इसी साल की बात है कि जब नेशनल टेलीकास्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन मार्केट में। इंडियन स्मॉल स्क्रीन प्रोग्रामिंग जो है ये स्टार्ट हुआ था अर्ली 1980s में, और उस समय केवल एक ही नेशनल चैनल था, वो भी गवर्नमेंट ऑन, और उसका नाम दूरदर्शन। बाकी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन हैं? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट से। क्वेश्चन नंबर 11, विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति। जैसे कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन जानते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन जानते हैं, येलो रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन सदाबहार यानी कि सबका एक बढ़िया सा अमलगमेशन जो हो, सदाबहार क्रांति, ये एक टर्म कॉइन किया गया। किसके द्वारा किया गया था? वर्गीस कुरियन के द्वारा, या एम एस स्वामीनाथन, या एच एम दलय के द्वारा, या फिर नॉर्मल बोरलॉग के द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन साहब जी के द्वारा। इसी तरीके से जो वर्गीज कुरियन साहब हैं, ये व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं। और ये जो टर्म है सदाबहार क्रांति, एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा कॉइन किया गया था प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए विदाउट इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म। और जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है ये एक इंटीग्रेशन है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन। तब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, और ज्योग्राफी का प्यारा सा सवाल है अमिंदवी आइलैंड के बारे में, कि अमिंदवी आइलैंड जो है ये किस लिए जाने जाते हैं, फेमस हैं। मेनली इनके संरचना, इनके ढांचा के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। क्या ये कोरल अटॉल या कोरल रीफ से बने हैं, या ये एबिसाइल फैंस हैं, समुद्र के अंदर जो इस तरीके से जलोढ़ पंख जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, या ये समुद्र के अंदर के माउंटेन्स हैं, सी माउंट हैं, या ये एस्चुरी इकोसिस्टम के हिस्से हैं, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। एस्चुरी कहाँ बनता है? जहां पर फ्रेश वाटर मिलता है ब्रैकिश वाटर से, सलाइन वाटर से, जैसे नर्मदा की एस्चुरी या फिर गंगेटिक डेल्टा। ये कोई सेंस ही नहीं है। आप अमिंदवी आइलैंड का लोकेशन जानते हैं कि ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अमिंदवी आइलैंड्स नजर आ रहा है, और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप के साउदर्न मोस्ट आइलैंड कौन से हैं, तो वो है एक ही आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड। तो देखिए लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव से, और मिनिकॉय को बाकी सारे जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं उनसे अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ये आप जान गए। अब यहाँ अमिंदवी की बात हो गई, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में, और यहाँ पर सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं अमिंदवी में वो इनहेबिटेटेड हैं, और ये सारे कोरल स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। मेन यहाँ पर यही आपको बताना है कि ये कोरल रीफ्स हैं, कोरल स्ट्रक्चर है, यही आपसे जानने का यहाँ प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, और आपको ये बताना है कि वो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके किस लेयर में जब मेटेरॉइड्स इंटर करते हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं, यानी वो जल जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड ऑल। क्या वो आयनोस्फीयर है, यानी कि आयन मंडल, या मेजोस्फीयर है, या फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, या क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेसोस्फीयर।
जो मध्य का हिस्सा है, सबसे नीचे में ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, तब मेसोस्फियर आता है, और यहीं पर मैक्सिमम जो इस तरीके के मेट्रोइड्स हैं वो जल के खत्म हो जाते हैं। बाकी अगर कुछ बच जाते हैं तब वो धरती पर भी कई बार पहुंच जाते हैं, काफी बड़े बड़े गड्ढे कर जाते हैं, न्यूज में आपने देखा होगा। और हाइट जैसे जैसे मेसोस्फियर की बढ़ती है तो टेम्परेचर में गिरावट आता है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर में ये भी घटना एक्सपीरियंस की जाती है। जो मेसोपॉज एक जगह है जहां पर टेम्परेचर मिनिमम है, और ये सबसे ऊपरी का हिस्सा हो गया मेसोस्फियर का। ये कोल्डेस्ट प्लेस है अर्थ के अराउंड, और यहाँ की एवरेज टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस हुआ करती है। और मेसोपॉज जो है यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप जो है होकर कभी कभी -100 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक्सटर्नल अफेयर्स का पोर्टफोलियो और कॉमनवेल्थ रिलेशंस का पोर्टफोलियो होल्ड किया गया था पहले कैबिनेट में, जब हमारा देश आजाद हो जाता है। पंडित नेहरू के द्वारा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो सबसे पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने, पहले गृह मंत्री कौन थे? ऐसे सवाल काफी ऑब्वियस हैं, एक बार जरूर देख के जाइएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन से सीख लेना जरूरी है कि इससे हम क्या कुछ सीखे। जैसे हमने अमिंदवी के बारे में चर्चा किया, आइलैंड के बारे में, तो आप पैरेलली अंडमान के बारे में भी थोड़ी स्टडी कर लेंगे कि क्या वहां पे वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, अगर हैं तो क्या नाम है, क्या उनकी अभी एक्टिविटी स्टेटस है, एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं कि मॉडर्न मनु किसको कहा जाता है। मनु को आप जानते हैं, कई बार कुछ लोग उनको निगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कई लोग पॉजिटिव तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। मनुस्मृति के जनक जो हैं मनु, तो वो तो पौराणिक एक समय की बात हो गई जब वो इस धरती पर हुआ करते होंगे। लेकिन मॉडर्न मनु यानी आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? जिन्होंने कुछ नियम बनाए, जिन्होंने कुछ कायदे बनाए ताकि हमारा जो ये देश है स्मूथली फंक्शन कर सके, वो है हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर एकदम आपसे ये कोई पूछ ले कि डॉक्टर अंबेडकर को मॉडर्न मनु क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट किया था हिंदू कोड बिल को। ओके, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं, और यहां पर ब्लड प्लाज्मा के बारे में पूछा जा रहा है कि ब्लड प्लाज्मा विथ विच अमंग द फॉलोइंग रिमूव्ड इज कॉल्ड सीरम। यानी आप देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा जो है इसका काफी नाम आया जब हम कोविड झेल रहे थे, अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन उसके इलाज में कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी काफी इफेक्टिव है। तो इस संदर्भ में ये सवाल का पूछा जाना बहुत लाजमी है, या ऐसे कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा को और किस चीज के साथ अगर हटा दिया जाए तो उसको सीरम कहा जाता है? फिब्रिन, या फिर थ्रोम्बिन, या फिर फाइब्रोनोजिन, या फिर कोलेजन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रोनोजिन। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि जो प्लाज्मा है वो 55% होता है हमारे ब्लड का बाय वॉल्यूम, और कंस्टिट्यूट करता है 5% बाय बॉडी वेट। जो ये प्लाज्मा है ये पेल येलो कलर का यानी उदासीन पीला कलर का ये ट्रांसपेरेंट क्लियर फ्लूइड है, जिसमें 90 से 92% वाटर होता है और 8 से 10% जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं। जो इसमें ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन के रूप में होते हैं, और उसमें एल्बुमिन, ग्लोबिन ये सब पाए जाते हैं। जो इसमें एल्बुमिन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। जो यहाँ पे ग्लोबुमिन्स होते हैं ये चीफ साइट होते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए, जबकि जो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रोनोजेन होते हैं ये एसेंशियल है ब्लड के थक्का बनने के लिए, क्लॉटिंग के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर आपको बताना है कि इसमें से किस बीमारी को पॉपुलरली पिंक आई कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हम देखेंगे। ये एक तरीके की वायरल बीमारी है, संक्रमण वाली बीमारी है,
इसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों जो आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको जो मायोपिया नजर आ रहा है, ये तो जो हमारा कर्वेचर है अगर वो सही नहीं रहता है, एज के साथ समस्याएं आती हैं, तो इसको लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये कंजंक्टिवाइटिस इस तरीके की बीमारी नहीं है जिसके लिए लेंस वगैरह का जरूरत हो। और इस कंजंक्टिवाइटिस के केस में क्या होता है कि जो हमारे आई का ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये इसमें क्या होता है कि सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। वो एलर्जी के वजह से हो सकते हैं, बैक्टीरियल इश्यूज के वजह से, या फिर वायरल इश्यूज के वजह से। चलिए यहीं पर मैं आपसे एक और सवाल पूछ देता हूं बीमारियों से ही रिलेटेड, कि रानीखेत एक बीमारी है, जगह तो है ही, हिल स्टेशन है, लेकिन एक बीमारी भी है। तो रानीखेत किस जीव जंतु की बीमारी है? ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज वीकेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स? आप जानते हैं कि कहीं पर जितना अधिक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका उतना परफेक्ट शेप होगा, उसका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। लेकिन जितना कहीं पर वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका उतना बेडॉल शेप होगा, और उसकी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की वजह से वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो बढ़ती घटती रहेगी। बॉन्डिंग मजबूत रहेगा तब तो एक साथ रहेगा। तो यहां पर अब आप क्या बता सकते हैं, सबसे कमजोर किस में होगा? तो सबसे कमजोर गैसों में होगा, और सबसे स्ट्रांग जो होता है ठोस में होगा। आपसे वीकेस्ट पूछा गया था, सबसे वीक, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। साइंस के ऐसे बेसिक सवाल तो पूछे जाते हैं, बेसिक केमिस्ट्री है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, फरवरी 2023 में अगले महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका। बाकी इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की नीड तो है नहीं, ये ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी से बीपीएससी सवाल उठाता है, तो ये जानना ठीक रहेगा। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, कोविड-19 के ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग एक टर्म है एंटी-सीरा। जो ये एंटी-सीरा है, जो कि हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म में है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? किस ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था के द्वारा? आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या एम्स के द्वारा, या फिर जिपमर के द्वारा, या सीएसआईआर के द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक के कोलैबोरेशन से। तो ये डेवलप किया गया है आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, और इसमें साथ मिला आईसीएमआर को हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का। ओके, तो इस तरीके से टोटल हमने 20 क्वेश्चंस को डिटेल वे में डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां पर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर शायद कोई कंफ्यूजन नहीं रहा हो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट